पंचुएशन जो है वो आपको ये बताता है कि आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट है कि नहीं है। उसके अलावा वो आपको ये बताता है कि सेंटेंस को किस तरीके से पढ़ना है, यानी रीडिंग में हमें आसानी रहती है। उसके अलावा जब जहां पर हम अपनी मर्जी से कोमाज लगाते हैं, फुल स्टॉप्स लगाते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो है वो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना। और देखिए, जब आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं या बोलते हैं या आप किसी को कोई बात कहते हैं, तो आपके रुकने के अंदाज से पता चलता है कि आप जो बात है वो किस वे में कह रहे हैं। पॉजिटिव वे में कह रहे हैं, नेगेटिव वे में कह रहे हैं या क्वेश्चन मार्क में कह रहे हैं। तो ये सारा कुछ कि कब पाज आएगा, कब जो है वो आपने अपने बात के जो मीनिंग है उसको वाजिया करना है, तो इन सब चीजों को हम पंचुएशन के अंदर डिस्कस करते हैं। पंचुएशन के अंदर आप बहुत सारे डेफिनेशंस को डिस्कस करोगे। अब पंचुएशन में जैसे आपके पास फुल स्टॉप आ जाता है, कोमा भी आ जाता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें अंदर आती हैं जिसको मैं भी आपको डिस्कस करके बताऊंगी। इसमें ऑक्सफोर्ड कोमा भी आ जाता है, कॉलन भी आ जाता है। उसके अलावा इसमें सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाता है, हाइफन आ जाता है, डैश और एपोस्ट्रोफी भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपके पास पंचुएशन के अंदर आ जाती हैं। तो पंचुएशन जो है वो इटसेल्फ दो तीन टॉपिक्स को जो है वो कवर कर लेता है अपने अंदर ही। तो अब एग्जाम में आपके पास कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में आपके पास उसने ये पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट। फिर उसने आपको ऐसे करके चार जो है वो सेंटेंसेस लिख के दिए होंगे। आपने खुद भी देखा होगा कि अक्सर पास पेपर्स में लंबे लंबे सेंटेंस ऐसे दिए हुए होते हैं और वो ये आपको कह रहा होता है कि ये बताओ कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। और कहीं पे कोमास दिए होते हैं, कहीं पे उसने जो है वो अपोजिशन लगाया होता है, कहीं पर नहीं दिया होता, कहीं पे सेमीकोलन या सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो आपने क्या करना है, उसमें आपने पंचुएशन जो है उसको देखते हुए बताना है कि कहाँ पर कोमा आएगा, नहीं आएगा, या क्वेश्चन में वो किस चीज की बात कर रहा है। तो आपने उस हिसाब से क्या करना है, अपने सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो पंचुएशन आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। तो आज के लेक्चर में मैं आपको पंचुएशन जो है वो डिस्कस करके बताऊंगी। जो कल लेक्चर होगा या कल तो आई थिंक संडे है, तो मंडे को जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी पंचुएशन का। उसमें हम लंबे लंबे पैराग्राफ्स करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे, और पास पेपर वाले ही हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को आपको पता है डॉट से जो है वो डिनोट किया जाता है, और इसका सेकंड नेम है पीरियड। इसे पीरियड भी कहते हैं। तो फुल स्टॉप क्या होता है? इट इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो अगर आपके पास कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो या इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, तो जैसे ही आपके पास ये दो सेंटेंस खत्म होते हैं तो उसके एंड में आप जो है वो फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है। वैसे ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अगेन जो है वो रिवाइज करके बताती हूँ कि आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो क्या चीज है। तो थोड़ा सा अगर आप बैक में जाओ, तो जो आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ये स्टेटमेंट का सेंटेंस होता है। यानी अगर आपके पास कोई फिक्रा लिखा हुआ है, उसमें सिंपल सी कोई स्टेटमेंट की बात की हुई है, सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल एक फैक्ट बताया जा रहा है इसमें। अगर आप देखो तो सिंपल स्टेटमेंट वाली बात बताई जा रही है, सिंपल सी स्टेटमेंट है। इसमें मैं एक तरह का फैक्ट बता रही हूँ जो कि एक नेचुरल फैक्ट है। तो ये एक स्टेटमेंट आपके पास है, और ऐसे सेंटेंस को कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे किसी सेंटेंस के अंदर मैं अपने ओपिनियन को शो करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई लाइक टू रीड बुक्स। ये भी एक टाइप की स्टेटमेंट है, इसमें मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। तो ये भी मेरे पास एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। उसके अलावा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे शी इज गोइंग टू स्कूल, ये भी एक टाइप की सिंपल स्टेटमेंट है, जनरल बात बता रही हूँ मैं, ये भी आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से अगर आपको किसी सेंटेंस में किसी किस्म के जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि वी आर लर्निंग अबाउट पंचुएशन, तो इसमें मैं आपको पंचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कौन सा सेंटेंस है, ये भी स्टेटमेंट सेंटेंस है, या आप इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हो। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? फैक्ट्स आते हैं, ओपिनियन आता है किसी चीज के बारे में, कुछ स्टेटमेंट का जिक्र हो सकता है, या आपको किसी टाइप की जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है। तो ये सब आपके पास क्या होता है? ये सब आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है।
और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इन सिंपल वर्ड्स लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, लेकिन अगेन आपको बता देती हूँ। तो उसमें आप सबसे पहले क्या लिखते हो, आप सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस आप वर्ब लिखते हो, प्लस एंड में आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो जनरल आपके पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये आपके पास होता है। ठीक है, नीचे वैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि दिस इज माय बुक, ये जो ऊपर लिखे ना ब्लैक कलर से डिक्लेरेटिव, ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट टाइप है, इसलिए इसके एंड में देखें आपके पास फुल स्टॉप आ जाएगा। तो आप ये परेशान मत होइएगा कि ऊपर मैंने डिक्लेरेटिव क्यों लिखा है, वो मैंने सिंपल आपको जो है वो बताने के लिए लिखा है कि डिक्लेरेटिव आपके पास क्या चीज है। ठीक है, वो मैं असल में साथ साथ आपको पंचुएशन भी बता रही हूँ और आपको सेंटेंस पीछे से जो है वो रिवाइज भी करवा रही हूँ कि वो आपके पास मतलब क्या चीजें होती है। इस तरीके से आपका बैग भी रिवाइज होता जाएगा और आप न्यू चीज भी लर्न करते जाओगे। देखिए दिस इज माई बुक, इसमें मैं ये बता रही हूँ, ये सिंपल स्टेटमेंट है कि ये मेरी बुक है, सिंपल सी मैं अपनी जनरल बात बता रही हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ अपनी बुक के बारे में। तो ये दिस इज माई बुक, तो ये पूरा आपके पास क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में आपके पास हमेशा फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, एक है आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा आपके पास होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो फुल स्टॉप किस किस के साथ लगता है, एक तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ लगता है और दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ लगता है। अब ऊपर देखिए मैंने इम्पेरेटिव के ऊपर छोटा छोटा लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, अगेन रिवाइज करती हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके पास ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप रिक्वेस्ट को शो करें, ऑर्डर को शो करें या एडवाइस को शो करें, तो वो आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि सिट डाउन, तो देखिए इसमें मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि भाई बैठ जाओ। उसके अलावा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, यानी कि इसमें मैं कमांड दे रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ कि आप ये काम करो। रिक्वेस्ट भी आप इसके अंदर करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ प्लीज हेल्प मी विद दिस वर्क, देखिए इसमें मैं हेल्प मांग रही हूँ। या मैं ये कहूँ पास मी द सॉल्ट प्लीज, इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे जो है वो नमक पास किया जाए। ठीक है, इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उसके अलावा मैं एडवाइस भी कर सकते हैं किसी को, या आप किसी किस्म का कोई सजेशन भी दे सकते हैं किसी को। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, कोई शख्स नेगेटिव वे में सोच रहा है तो मैं उसको एडवाइस करूंगी कि भाई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। या मैं ये भी कह सकती हूँ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इसमें मैं अगले को एडवाइस कर रही हूँ। या इसमें आप किसी शख्स को डायरेक्शन भी देते हो या इंस्ट्रक्शंस भी उसको देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मिक्स द फ्लोर विद वाटर, आटा अगर कोई गूंद रहा है या मैं किसी को समझा रही हूँ कि भाई आपने आटा कैसे गूंदना है, तो मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ कि उसने ये काम ऐसे करना है, तो वहां पर भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि अगर आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, किसी किस्म के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमांड या ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये सब आपके पास कौन से सेंटेंस होते हैं, ये सब के सब आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज इन एब्रीवेशन इन डेसिमल नंबर्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच तो बता चुकी हूँ, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके अपने जो मेरा प्रीवियस लेक्चर गुजर चुके हैं उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा एब्रीवेशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एब्रीवेशन सिंपल कोई भी किसी किस्म की भी कोई एब्रीवेशन है, वैसे मैंने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, वहां से देखकर भी आपको बताती हूँ ताकि आपको मजीद क्लेरिफाई हो जाए। लेकिन सिंपल फिलहाल आपने करंटली ये चीज सीखी कि फुल स्टॉप आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, कंपैरेटिव सेंटेंस में, ये एब्रीवेशन के अंदर फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अब देखिए दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। ओके, ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसमें आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर, अब यहाँ पे चेक करें डॉक्टर, डॉक्टर के आगे डॉट लगता है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, डॉक्टर के आगे डॉट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अभी मैं आगे जाऊंगी तो मैं आपको जो है वो कुछ और चीजों को भी डिस्कस करके बताऊंगी, लेकिन मोस्टली यही है आजकल जो न्यू इंग्लिश आई है तो उसमें ना डॉक्टर के आगे डॉट नहीं लगाते। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने नीचे पर्पल कलर से लिखा है, कुछ आपके पास ऐसी एब्रीवेशन होती हैं जिनके आगे आप डॉट का इस्तेमाल नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, बिकॉज ये मॉडर्न इंग्लिश है, और दूसरी आप इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये जो आपके पास एब्रीवेशन होती हैं ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं, हमारी डेली रूटीन में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जैसे डॉक्टर के कितने कितने अवाम है, आपको सोचिए डॉक्टर बहुत है, तो जो चीज जनरल इस्तेमाल हो रही हो वहां पर आप
मॉडर्न इंग्लिश के अंदर डॉट नहीं लगाते। डॉक्टर हो गया तो आप अगर लगा भी दो या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करंटली फिलहाल सिचुएशन के अंदर डॉट का इस्तेमाल आजकल नहीं किया जा रहा। मिस्टर हो गया, जैसे जैसे वीआईपी होता है, ठीक है, अब आपने खुद देखा होगा अक्सर कभी कभी वीआईपी होता है डॉट दरमियान में और कभी कभी नहीं भी होता, और मोस्टली आजकल जो इंग्लिश चल रही है वहां पे नहीं होता। और बीबीसी, यूएनओ देखें, यूएनओ में भी देख खुद सोचें आप, ये भी तो एक एब्रीविएशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर भी डॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जो आपके पास कॉमन वर्ड्स होते हैं, जो आम होते हैं, वहां पर आप डॉट का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि इनके आगे स्टॉप नहीं लगता, क्योंकि ये आम है, बिकॉज ये डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब कहाँ पे थी, अब देखिए द मीटिंग विल स्टार्ट एट 10 AM। उसके अलावा जैसे एम, ये भी एब्रीविएशन है, यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। द प्राइस इज $15.5। और जब आप डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं तब भी आप डॉट का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे देखिए इट इज यूज इन एब्रीविएशन इन डेसिमल नंबर्स। तो ये भी आपके पास फुल स्टॉप होता है, पॉइंट जिसे आप कहते हैं, मैथमेटिक्स में से पॉइंट कहते हैं, इशारिया कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में से आप जो है वो फुल स्टॉप कहते हैं। वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंड अप, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। देखें इम्पेरेटिव में आपको पता है जो है आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हो। बी ऑनेस्ट, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हेल्प योर फ्रेंड, ये भी आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो डिक्लेरेटिव इम्पेरेटिव आपको क्लियर हो गया। अभी आपने डेसिमल की एग्जांपल भी देखी, ठीक है। उसके अलावा आपने अब एब्रीविएशन पे देखे, जैसे अक्सर अगर हम शॉर्ट में दिसंबर लिखते हैं तो हम दिसंबर के जो है वो 3 लेटर लिखने के बाद फिर वहां पर आप डॉट अप्लाई कर देते हो। देखिए नवंबर को भी आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, ई सेट्रा को भी ईटीसी शॉर्ट में लिखते हैं, बीए को आप ऐसे लिखते हो, एम में, ये भी एब्रीविएशन है, केपी सिंह या कोई भी नाम है जिसको आप शॉर्ट में लिखते हो, तो वहां पर भी आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल करंटली आपने क्या सीखा कि फुल स्टॉप कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है इसका, और इसका इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वैसे अगर फिर भी अगर कोई आपका रह गया कोई बात, तो नेक्स्ट में मैं आपको इसका प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, तो वहां से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि पास पेपर में यहाँ से जो है वो किस टाइप के जो है वो एमसीक्यूज आते हैं, तो मजीद आपको उधर भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं, हम कोमा पे जाते हैं कि कोमा का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए इट इज यूज इन कोऑर्डिनेट अपोजिशन डायरेक्ट स्पीच एंड क्लास। तो इसके अंदर जो है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोमा का इस्तेमाल करते हैं। अब वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, मैंने आपको ना वो कंजक्शन करवाया था, उसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप बैक में जाओ, उसमें मैंने आपको जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन था वहां पर मैंने आपको फैन वॉइस की शॉर्ट ट्रिक याद करवाई थी। मैंने कहा था कि कंजक्शन क्या होते हैं, वो आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, और दो सेंटेंसेस को जो वर्ड्स आपस में जोड़ते हैं उनमें अगर आपके पास फैन वॉइस आ जाए, फैन से मैंने आपको एब्रीवेशन बताई हुई थी कि इससे ये बनता है, तो उस शॉर्ट ट्रिक से आपने बताया था कि अगर ये वर्ड्स आ जाए तो वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं। तो इसी तरीके से ये भी कोऑर्डिनेट वही है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन ज्यादा करके बताती हूँ कि कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होता है। देखिए मैंने ऊपर लिखा भी है कि को का मतलब क्या होता है, सिमिलर, सिंपल, सबको पता है कि को का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है। और ऑर्डिनेट का मतलब है इन ऑर्डर या सीक्वेंस के साथ लिखना। तो कोऑर्डिनेट आपके पास ऐसी चीज होती है जिसको आपस में आप जोड़ के लिखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, शी बॉट अ एप्पल, ऑरेंजेस एंड बनाना। अब देखिए मैंने तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, एक ऑर्डर के साथ जो है वो फ्रूट्स को जो है वो लिख दिया है। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस में है, तो यानी ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे रोहन, सोहन एंड मोहन, इसमें चेक करें सीक्वेंस के साथ चीज लिखी है, या अगर आप गिनती तरतीब के साथ लिखते हो 1 2 3 4, यानी किसी भी चीज को सीक्वेंस के साथ लिखना आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। तो इस आपके पास जो पंक्चुएशन का टॉपिक है वहां पर कोऑर्डिनेट जो है वो ये चीज है। उसके बाद आप इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा आप इसको जो है वो अपोजिशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब अपोजिशन आपके पास क्या चीज होती है, इस चीज को थोड़ा सा जो है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ठीक है, कि अपोजिशन क्या हो रही है। वैसे मैं लास्ट लेक्चर में अपोजिशन के बारे में थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि अपोजिशन आपके पास एक ऐसा वर्ड होता है, आपके पास एक ऐसे वर्ड्स की कलेक्शन होती है, वर्ड भी हो सकता है, उसकी कलेक्शन भी हो सकती है, जो कि आपके फिक्रे को मजीद मॉडिफाइड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अली माई बेस्ट फ्रेंड इज अ प्रोफेसर। अब देखिए अली माई बेस्ट फ्रेंड इज अ प्रोफेसर, अगर मैं ये ना लिखूं माई बेस्ट फ्रेंड, इसको कट कर दूं, मैं कहूं
कि अली इज अ प्रोफेसर। तो देखें, अली एक प्रोफेसर है, लेकिन माई बेस्ट फ्रेंड, ये जो तीन आपके पास वर्ड्स यहाँ पर लगाए हैं, इन तीनों वर्ड्स ने अली को ज्यादा वाजिया कर दिया है कि जो अली है वो मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वो एक प्रोफेसर है। और अगर मैं फिक्रे में माई बेस्ट फ्रेंड ना भी लिखूं तभी मेरा फिक्रा ठीक है, लेकिन अगर मैं माई बेस्ट फ्रेंड ऐड भी कर देती हूँ तब मुझे अली के बारे में मजीद और क्लैरिफाई हो जाएगा कि अली जो है वो दोस्त भी है और उसके अलावा वो प्रोफेसर भी है। ठीक है, मजीद अली को जो है, यानी कि आपके पास जो भी यहाँ पे नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो एपोजिशन क्या करता है, ये नाउन या प्रनाउन के मीनिंग को और ज्यादा वाजिहा कर देता है। और ये जो आपके पास एपोजिशन होता है, इसके आगे पीछे कोमा आता है, ये बात याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर ऐसे मैं आपको वैसे कल करवाऊंगी प्रैक्टिस सेट में, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि ऑपोजिशन को आप कैसे जो है वो सेंटेंस के अंदर ढूंढते हो, कि जहाँ पे आपने कोमा लगाना है, जहाँ पर आपने जो है वो कोमा नहीं लगाना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके एमसीक्यूज में आती है। तो फिलहाल मैंने आपको ये बताया ऑपोजिशन आपके पास क्या चीज है। इस तरीके से और भी बहुत सारे फिक्रे बन सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ऑपोजिशन आपके पास सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, परेशान नहीं होना, सेंटर में आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। जैसे देखें, आई मेट अली माई बेस्ट फ्रेंड, कोमा के बाद मैंने अगेन अपोजिशन लगा दी, ये अपोजिशन है, मैंने ऊपर लिखा ये अपोजिशन है। तो देखिए, आई मेट अली, ये भी तो मैं लिख सकती हूँ, माई बेस्ट फ्रेंड, अब ये अगर मैं ना भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ता अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी इस माई बेस्ट फ्रेंड ने जो है मेरे सेंटेंस को मजीद जो है वो मॉडिफाई कर दिया। तो इसे क्या कहते हैं, ऐसे अपोजिशन कहते हैं। मजीद और भी एग्जांपल देती हूँ, मैंने वैसे यहाँ पर दो ही लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लाहौर, द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, अब द हार्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये आपके पास अपोजिशन है, इसके आगे पीछे तो कोमा आएगा, पहले निशानी ये है। और दूसरी आपने ये भी देखना है कि द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं ये ना भी लिखूं, मैं सिर्फ इतना लिखूं कि लाहौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तब भी तो मेरा फिक्र ठीक ही है, तब तो ये रॉन्ग नहीं हो रहा। लेकिन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान से मजीद जो है वो और लाहौर के बारे में वाजे हो गया कि ये पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है लाहौर, तो यानी मेरा फिक्रा जो है वो मजीद और ज्यादा मॉडिफाई हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास सब कुछ क्या होता है, ये आपके पास अपोजिशन होती है। अपोजिशन आपको क्या बताता है, ये आपका जो सेंटेंस होता है उसको क्या करता है, क्लैरिफाई करता है, मजीद और इसकी क्लैरिफिकेशन करता है, हमारा जो मीनिंग है उसको और ज्यादा जो है वो वाजिया कर देता है, हमारे सेंटेंस के मीनिंग को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ माई कजन और डॉक्टर वर्क इन लंदन। अब देखिए, माई कजन वर्क इन लंदन, ये भी तो कह सकती हूँ। अब मैंने ये क्यों कहा आ डॉक्टर, तो यानी ये जो आ डॉक्टर है, याद रखिएगा इसके आगे पीछे कोमा आएगा, यहाँ पर कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। और आ डॉक्टर एक एक्स्ट्रा मैंने जो है वो कुछ लफ्ज लगा दिए हैं, और इससे क्या होगा, इससे माई कजन यानी कि वो जो कजन है उसके बारे में मजीद जो है वाजिह हो गया कि वो डॉक्टर है। अगर मैं ये ना भी लिखूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, होगा कुछ भी नहीं। तो अपोजिशन आपको क्लैरिफिकेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है नाउन प्रोनाउन के बारे में। उसके अलावा ये आपके सेंटेंस की क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन भी करता है, यानी कि हर हवाले से आपको सेंटेंस के मीनिंग का मजीद पता चल जाता है। तो अब ये होता है क्या, अपोजिशन ये हमेशा नाउन के मीनिंग के बाद, नाउन जो आपका नाउन होता है, फिक्रे के अंदर नाउन है, उसके मीनिंग को मजीद वाजिया करता है और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अगर इसको ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास सब क्या होता है, ये आपके पास अपोजिशन होता है। वैसे अपोजिशन पे एक और वीडियो भी मैं बना सकती थी, लेकिन बहरहाल अपोजिशन ज्यादा इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन मेन बात जो है वो मैंने आपको बता दी कि ये आपके पास अपोजिशन होता है। तो अपोजिशन इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। अब एक आपके पास होता है वोकेटिव। ठीक है, मैंने यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है, फिक्रे में आप चेक करें। तो देखिए, मैंने लिखा है कि शी बॉट एप्पल्स और ऑरेंजेस एंड बनाना। तो थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कोमा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मैं इस चीज को ऊपर नहीं बता के आई। तो जो कोमा आपके पास होता है, ये अगर आप कोऑर्डिनेट सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, ऑपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हो, या डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट स्पीच का अगर आपको याद हो तो वहां पर कोमा का इस्तेमाल हो रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ही सेड, फिर कोमा, फिर कोटेशन मार्क, माई फ्रेंड। तो यानी वो जो आपके पास ही सेट से पहले कोमा लगा था, वो डायरेक्ट, जब भी आपके पास डायरेक्ट आपके पास स्पीच होता है तो डायरेक्ट स्पीच में आपके पास जो अंदर वाला पार्ट होता है उसके बारे में हमेशा कोमा लगता है। ये आपको अच्छे से क्लियर ऑलरेडी हो ही गया होगा, बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ था कि क्या होता है ये। अब वहां पर इस्तेमाल होता है, नीचे देखें मैंने लिखा है कि ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में इजाफी बात बताता है, किसी
को किसी खास नाम से मुखातिब करता है। तो ये मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, अपोजिशन के बारे में। ये मैंने एरो लगाया रेड कलर से। देखिए यहाँ अपोजिशन लिखा है, मैंने इसके एरो लगा के बताया कि अपोजिशन क्या चीज है। मैंने अपोजिशन की डेफिनेशन को मुझे क्लेरिफाई किया हुआ है। और उसके अलावा ये वोकेटिव केस में भी इस्तेमाल होता है। अब वोकेटिव केस क्या होता है, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब देखें, अहमद यू कैन डू इट, वोकेटिव का मतलब होता है किसी शख्स को मुखातिब करना, वोकेटिव कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का भी नाम लेती हूँ, जैसे मैं कहूँ कि यासीन यू कैन डू इट, तो यानी मैंने आपको आपके नाम से मुखातिब किया, एक टाइप से आपको मोटिवेशन भी मिल गई, और मैंने आप का नाम लेकर वाजिया कर दिया कि मैंने आपको ये काम कहा है। या वोकेटिव में एक तो किसी का नेम भी आ जाता है, या आप सर और मैडम का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप देखते हो कि सर ये काम कर दें आप, तो इस तरीके से हम किसी को कहते हैं, तो ये सारे आपके पास वोकेटिव में आ जाते हैं। तो वोकेटिव में क्या होता है, आप किसी शख्स को कॉल करते हो, यानी कॉलिंग समवन अटेंशन, किसी की अगर आप अटेंशन जो है वो लेना चाहते हो तब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। या किसी शख्स को आप कोई कमांड देना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ चिल्ड्रन सिट डाउन, क्लास के अंदर हम होते हैं, हम कहते हैं बच्चों को बैठ जाओ, तो वहां पर हम यही कहते हैं चिल्ड्रन सिट डाउन। तो चिल्ड्रन ये भी आपके पास वोकेटिव आ रहा है, ठीक है, ये भी आपके पास वोकेटिव केस होगा। उसके अलावा अगर आप किसी किस्म की कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ओ गॉड हेल्प अस, तो ओ गॉड हेल्प अस, इसमें जो ओ गॉड है वो आपका एक टाइप की फीलिंग, ये पूरा आपके पास जो फिक्र है, ये आपका सेंटेंस है, ये एक टाइप से एक आप किसी टाइप की अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। किसी भी तरह की फीलिंग हो सकती है, लाजमी नहीं है कि यही फीलिंग हो। तो किसी भी टाइप की अगर आप सेंटेंस के अंदर फीलिंग का इजहार कर रहे हो तो वो भी आपके पास वोकेटिव में आ जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की रिस्पेक्ट शो कर रहे हो, जैसे आप कहो थैंक यू मैडम, तो मैडम हो गया, सर हो गया, इस तरीके से ये भी आपके पास जो लफ्ज होते हैं ये आपके पास वोकेटिव केस में आ जाते हैं। और वोकेटिव केस का जो आप लफ्ज लगाते हो, जैसे मैंने अहमद लगाया है, ये यहाँ पर मैं यासीन लगा दूं, तो उसके बाद आपके पास कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कम हेयर अली, अब देखिए यहाँ पर मैं कमांड दे रही हूँ कम हेयर, इसके बाद भी कोमा आ जाएगा बिकॉज ये वोकेटिव केस है। ही, हावेवर, उसके अलावा जो आपके पास फ्रेज होता है उसके आगे पीछे भी आप जो है वो क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं। अब देखिए फ्रेज क्या होता है, फ्रेज आपके पास एक ऐसा वर्ड होता है जिसको अगर आप सेंटेंस में ऐड भी करो तो फर्क नहीं पड़ता, सिंपल जनरल सी बात होती है। अब आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि मैम आपके पास ये जो फ्रेज है ये पीछे आपने हमें एक चीज डिस्कस करके बताई, अपोजिशन उससे मैच करता है। लेकिन अपोजिशन कुछ कुछ चीजें होती हैं, सारी अपोजिशन फ्रेज नहीं होती, ना ही फ्रेज अपोजिशन होती हैं। तो जो फ्रेज होती है वो ज्यादा, उसमें बहुत सारी चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, अब देयरफॉर ये भी फ्रेज है, तो फ्रेज में भी आपके पास क्या होता है, इसके आगे पीछे भी कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एडवर्ब, जो एडवर्ब होते हैं वहां पर भी आप कोमा का इस्तेमाल करते हो। अच्छा मैं एक निशानी आपको बता दूं एडवर्ब के बारे में, मोस्टली आपके पास ऐसे लफ्ज जो एल वाई पे खत्म हो रहे हो, वो मोस्टली 99% जो है वो एडवर्ब होते हैं। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, लेकिन ज्यादातर जिन जो भी लफ्ज है उसके आखिर में अगर एल वाई आए तो वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब की शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इसके बाद कोमा लगाना है। तो देखिए जनरली आई प्रेफर पेंटिंग विद वाटर कलर्स, तो जनरली इससे आपको पता चलेगा कि एडवर्ब है, इसके बाद कोमा आएगा। फुल स्टॉप का इस्तेमाल तो आपने सीख लिया, कोमा का इस्तेमाल आपने सीखा। अगेन रिवाइज करती हूँ कहाँ कहाँ पे लगेगा, कि आपके पास फ्रेज में इस्तेमाल होगा एडवर्ब के बाद, उसके अलावा वोकेटिव केस में इस्तेमाल होगा, और अपोजिशन में और कोऑर्डिनेट केस में भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कोमा का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक बात देखें, एडवर्ब अगर फिक्रे के शुरू में आ जाए तो कोमा लगाते हैं, और ये अक्सर एलवाई पे खत्म होते हैं, दरमियान में भी अगर आ जाए तब भी आप कोमा लगाते हो आगे पीछे। ठीक है, जनरली देखिए आप दरमियान में भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा एडवर्ब के बाद या उस अगर दरमियान में आ रहा है तो आगे पीछे आपके पास कोमा का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जाते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा के ऊपर। वैसे ऑक्सफोर्ड कॉमा एक यूनिक जो है ये आपके पास चीज है, इसको ना मोस्टली नहीं पढ़ाते होते, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ये ग्रामर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सफोर्ड कॉमा को देखते हैं कि ये क्या चीज है। वैसे ये होता तो सिंपल कॉमा की तरह है, लेकिन इसका भी एक अहम रोल है। इससे ये होता है कि आपको ना फिक्रे के मीनिंग के अंदर मजीद क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। अब आपको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कैसे, लेकिन उससे पहले आप देख लो कि ये होती क्या चीज है ऑक्सफोर्ड कोमा। इसमें देखिए द ऑक्सफोर्ड कोमा इज द कोमा दैट कम बिफोर द वर्ड एंड और इन अ लिस्ट ऑफ थ्री और मोर एलिमेंट्स। अब जैसे इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, आई लव माई पेरेंट्स, माई डॉग एंड माई कैट। इसको आप देखें, अब देखिए आई लव माई पेरेंट, अब देखिए माई डॉग माई कैट,
अब इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो माई पेरेंट है, मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि वो आपके पास ये माई डॉग भी है और वो माई कैट भी है। तो देखिए कैसे आपको इसका जो मीन है बिल्कुल रॉन्ग समझ आया। तो देखिए आपने, अगर आप सिंपल, अगर आपको कोमा के बारे में ना पता होता, ऑक्सफोर्ड कोमा के बारे में, तो आप इसको इस चीज से लेते कि जो माई पेरेंट्स है वो डॉग्स भी है कैट भी है, जो कि गलत सेंटेंस है, सही नहीं है। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ऑक्सफोर्ड कोमा का, ताकि आप सही से जो है अपने मीन को वाजिया कर पाए। तो ऑक्सफोर्ड कोमा हमेशा एंड से पहले इस्तेमाल होता है, यहाँ पे चेक करें, एंड से पहले और ओर से पहले ऑक्सफोर्ड कोमा का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ये कोमा लगा हुआ है यहाँ पे एंड से पहले ही। तो अब जब मैंने कोमा लगाया तो अब मुझे पता चला कि कहने वाला कह रहा है कि मैं अपने जो है वो पेरेंट्स से जो है वो मोहब्बत करता हूँ, अपने डॉग से भी मोहब्बत करता हूँ और अपने कैट से भी मोहब्बत करता हूँ। पिछले वाला फिगर रॉन्ग था, उसमें आप माई पेरेंट्स को डॉग भी कह रहे थे, कैट भी कह रहे थे। लेकिन अब जब मैंने ऑक्सफोर्ड कोमा लगाया तो कोमा से आपने सेपरेट कर दिया माई पेरेंट्स को डॉग और कैट के थ्रू। ठीक है, इस चीज को जरा गौर से समझिएगा। कोमा ने आपको, कोमा ने जो है वो माई पेरेंट्स की मीनिंग को जो है वो बिल्कुल चेंज कर दी है। ये बात जरा याद रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट जो है वो आगे एक और भी एग्जांपल देके समझाती हूँ, ताकि आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए इस चीज की। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आई मेट अली माई फ्रेंड एंड अ प्रोफेसर। अब देखिए मैंने एंड से पहले यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, जो कि रोंग है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे ये कहना चाह रहा है कि आई मेट अली, जो अली है वो मेरा दोस्त भी है और प्रोफेसर भी है। लेकिन अगर मैं एंड से पहले कोमा लगा देती हूँ, यानी ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड कोमा लगाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं अली से मिली थी, ठीक है, और अपने दोस्त से भी मिली थी और प्रोफेसर से भी मिली थी। तो अली माय फ्रेंड और प्रोफेसर ये अलग चीजें हो गई है। यहाँ पे कोमा ने तीनों चीजों को डिफरेंस करके बता दिया है कि ये सेम नहीं है। लेकिन अगर आप कोमा यहाँ ना लगाते ऑक्सफोर्ड कोमा, तो आप कहते हैं कि अली जिससे मैं मिली थी वो मेरा दोस्त भी है, मेरा प्रोफेसर भी है। तो वो ये दो चीजें, अब देखिए तीनों चीजें एक शख्स से रिलेट हो गई हैं। लेकिन जब आपने ऑक्सफोर्ड कोमा का इस्तेमाल किया तो उससे आपको पता चला कि तीनों चीज डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो उससे कहते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा लगाना। अब नीचे देखें, दिस कॉमा इज ऑप्शनल। ओके ठीक है, ये ऑप्शनल है, मतलब ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हम बस अगले शख्स को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली वैसे ये एमसीक्यूज में नहीं आता होता ऑक्सफोर्ड कॉमा, लेकिन जाहिर बात है अगर वो टेस्ट मुश्किल बनाना चाह रहा है तो वो आपसे पूछ सकता है। दिस कॉमा इज ऑप्शनल बट यूजिंग इट consistently avoid confusion and ensure clarity especially in a complex or formal writing। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो वहां पर आपको मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा शख्स किसके बारे में कह रहा है तो किसके बारे में नहीं कह रहा है, टोटल किसी भी सेंटेंस में कितने लोग हैं, कितने पर्सन हैं। तो इस चीज जो कंफ्यूजन है इससे अवॉइड करने के लिए हम ऑक्सफोर्ड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होता है कॉलन। कॉलन आपके पास क्या है? कॉलन को आप इस टाइप से डॉट से डिनोट करते हैं, दो डॉट्स आपके पास लगे होते हैं। इट यूज इन लिस्ट एग्जाम्पल बिफोर कोटेशन। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? लिस्ट से पहले, एग्जाम्पल को लिख रहे हो उससे पहले, बिफोर कोटेशन किसी कोटेशन से पहले, डायरेक्ट स्पीच से पहले, किसी भी डेफिनेशन से पहले आप लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन से पहले लिख सकते हैं, किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन से पहले आप कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ आई सेड आई विल डू इट, ये डायरेक्ट स्पीच है, आपको पता है। इससे पहले हम कोमा भी लगा सकते हैं, कोलन भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कोमा भी लगाया जा सकता है, कुछ फर्क नहीं होता, कोलन भी लगा सकते हैं, बिकॉज ये सिंपल सी डेफिनेशन है कोलन की कि आप डेफिनेशन से पहले या कोई डायरेक्ट स्पीच से पहले लगा सकते हैं। इस तरीके से दीज आर द आर्टिकल्स सोल्ड हेयर। अब आप लिस्ट देने लगे हो चीजों की, पेंसिल्स, पेन, रबर्स और इनकी, तो उससे पहले भी आपके पास जो है वो कोलन का इस्तेमाल होता है। अब नाउन है। तो अब नाउन है, देखिए नाउन की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन से पहले अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो डेफिनेशन से पहले भी आप कोलन लगा सकते हो। अब देखिए लिस्ट है, लिस्ट के नाम है बॉय, गर्ल, ब्यूटी एंड ऑनेस्टी, इससे पहले भी आप जो है वो कोलन लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेमी कोलन है। सेमी कोलन में ऊपर आपके पास डॉट होता है और नीचे आपके पास जो होता है वो कोमा लगा होता है। इस टाइप से आप सेमी कोलन को डिनोट करते हो। इट यूजेस इन क्लॉज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस एंड डू ओमिट अ वर्ब इन क्लॉज। अब इस चीज को समझिएगा, सेमी कोलन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। अब क्लास के बारे में वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जब आप दो सेंटेंसेस को मिक्सअप कर रहे हो और उनके दरमियान में आप एक वर्ड ऐड करते हैं,
तो वो जिस वर्ड को आप ऐड करते हो वो आपके पास क्या कहलाता है, इन सिंपल वर्ड्स कंजक्शन भी कहलाता है। मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वहां पर अगर आप इस कोऑर्डिनेट कंजक्शन को हटा दें तो यहाँ पर भी आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, शी लाइक्स कॉफी, आगे देखे सेमीकोलन का इस्तेमाल है। ही लाइक्स टी, उसे जो है वो कॉफी भी पसंद है, उसके अलावा उसको जो है वो टी भी पसंद है। अब देखे ये भी सेंटेंस करेक्ट है, देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो टिक लिखा हुआ है। उसके अलावा ये भी बताया, तो मैं सिंपल बता रही हूँ कि मैंने इस फिक्रे को इस चीज में जो है वो चेंज कर दिया। तो ये भी आपके पास ठीक है, ये वाला भी ठीक है। ठीक है, एंड भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप एंड नहीं लगाना चाह रहे तो आप सेमीकोलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद देखिए कम अर्ली एंड गो अर्ली, ये भी लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, एंड भी ये भी सही है। लेकिन आप एंड की जगह पर सेमीकोलन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तब भी मतलब सेम है। ठीक है, मीनिंग सेम होता है, बस आप यूज सीख रहे हो कि सेमीकोलन का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद शी लाइक्स कॉफी एंड ही लाइक्स टी, फिर एंड देखिए मैंने यहाँ पे कलर से किया हुआ है। अब इसकी जगह पर आप जो है वो सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने एक न्यू चीज लिखी है, ये ऑरेंज कलर और येलो का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये लाइक्स और ये लाइक्स, जब आपके पास फिक्रे में दो सेम वर्ड्स आ जाएं तो उसकी जगह पर आप कोमा लगाते हो। ये एक न्यू चीज है। तो जब सेम वर्ड्स आ जाएं तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरे वाले लाइक को खत्म कर दिया और उसकी जगह पर कोमा लगाया। कोमा का मतलब ये है कि ये मेरा पिछले वाले लाइक के साथ लिंक करता है। अब नेक्स्ट देखें, शी विल सक्सीड बट यू विल नेवर सक्सीड। अब बट इसका तो आपको पता चल गया, इसकी जगह सेमीकोलन आ जाएगा, लेकिन सक्सीड 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसको अगेन सक्सीड रिपीट ना हो उसके लिए आपने कोमा का इस्तेमाल कर दिया। कोमा जो है वो पिछले वाले सक्सीड से रिलेट कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस को जो है वो लिख सकते हैं, इसमें भी आपके पास कुछ जो है वो इशू नहीं होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है आपके पास। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का सबको पता है कि कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई स्टेटमेंट हो या आप किसी टाइप का कोई भी सवाल पूछ रहे हो, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर यू रेडी। अब इसमें देखिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया। व्हाट इज योर नेम, या वट, सिंपल वट के आगे भी हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। बट वाई, आर यू सीरियस, शी सेड। यानी कि जहां पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए तो वहां पर आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज तो आसान है, ये तो मुश्किल भी नहीं है। और एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाते हैं, वैसे मैं ये पहले थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। तो एक्सक्लेमेशन का आपको पता है, जब आप किसी किस्म का जो है कोई रिएक्शन दे रहे हैं, यानी कि आप जो है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, किसी को आप दुआ दे रहे हो, और या देखिए लॉन्ग लॉन्ग लिव द किंग, वो, अलास, हेलो, गेट आउट। तो ऐसे फिक्रे जिसमें आप फीलिंग का जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हो, या आप किसी चीज को या खुशी को या दुख को, शोरों को, या आप किसी किस्म की अचानक से कोई रिएक्शन दे रहे हैं, तो वहां पर आप एक्सक्लेमेशन साइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हाइफन। हाइफन वैसे मैंने पहले नहीं बताया, तो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या चीज होती है हाइफन। इट इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और स्प्लिट अ सिंगल वर्ड इनटू पार्ट्स। जब आपके पास दो फिक्रे हो या दो वर्ड्स है ना, तो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए आप हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। हाइफन को ना ऐसे लाइन रखते हैं और छोटी सी लाइन लगाते हैं, जैसे फादर इन लॉ। अब देखिए, फादर इन लॉ, तीन अलग आपके पास वर्ड्स हैं। अब अपने हाइफन का इस्तेमाल किया इनको लिंक करने के लिए, ये सिंपल सी बात है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, तो अब वाइस प्रेसिडेंट है, इन दो लफ्जों को आप जोड़ने के लिए हाइफन का इस्तेमाल करोगे। सेल्फ कंट्रोल है, इसको जोड़ने के लिए हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स जो आपके पास कंपाउंड वर्ड होते हैं, या कोई भी सिंपल वर्ड्स है जिसको आप आपस में ज्वाइन करना चाह रहे हो, उनका लिंक बताना चाह रहे हो, तो वहां पर आप हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ईजी है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है। उसके अलावा डैश क्या होता है, इट इज यूज इन लिस्ट। लिस्ट अगर आप किसी चीज की देना चाह रहे हो, कोई एग्जाम्पल देना चाह रहे हो, या कोटेशन से पहले, डायरेक्ट स्पीच से पहले, डेफिनेशन से पहले, किसी डिस्क्रिप्शन से पहले, या किसी टाइप की एक्सप्लेनेशन से पहले डैश लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन। आप नीचे देखिए, आप लिस्ट दे रहे हो यहाँ पे, बॉय, गर्ल, ब्यूटी एंड ऑनेस्टी, इससे पहले देखिए आपके पास डैश लग गया। डैश और हाइफन में फर्क है, तो डैश है थोड़ा सा लंबा करके होता है और हाइफन थोड़ा मोटा और छोटा सा होता है। अब नाउन कोई डेफिनेशन लिखने से पहले आप इस्तेमाल कर रहे हो, और न्यू चीज क्या है डैश की, किसी भी चीज को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या एंड कर रहे हो तो वहां पर भी आप डैश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मंडे टू संडे, टू भी लगा सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। तो मंडे से संडे तो नहीं, यानी कि मंडे भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, दरमियान वाले सारे आ जाएंगे। 1970 से लेके 1980 तक। अब 1970 से लेके 80 के दरमियान जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर होंगे। तो टू भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो वहां पर भी यानी कि ऐसी चीज जिसका स्टार्ट भी हो एंड भी गिवन हो, तो वहां पर आप डैश का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, ये भी बहुत आसान है डैश का। उसके बाद आपके पास है एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो? इट इज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स एंड टू मेक पोजेसिव फॉर्म ऑफ अ नाउन टू मेक प्लूरल ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। अब देखें, एग्जाम्पल से समझेगा। अब देखें, डू नॉट है, अगर आप डू नॉट को शॉर्ट में लिखना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे डू लिख के। अब जब आप नॉट लिखेंगे तो ओ, क्योंकि ओ जो है वो रिपीट हो रहा था, इस वजह से आप इसको रिमूव कर दोगे और ऊपर एक छोटा सा निशान लगाएंगे जी, इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है। अब जैसे आई विल है, इसको अगर शॉर्ट में लिखोगे तो आई, फिर उसके ऊपर आप ये जो दरमियान में छोटा सा लगाते हैं निशान, इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। उसके अलावा मैडम है, इसको अगर आप शॉर्ट में लिखो तो यहाँ पर भी आप एक साइन लगाते हैं जिसे आप कहते हैं एपोस्ट्रोफी। उसके बाद ऑफ द क्लॉक, तो देखें ओ लगा के ऊपर छोटा साइन लगाते हैं, इसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। उसके अलावा इसका इस्तेमाल एक और चीज भी याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल आप किसी भी शख्स को की अगर कोई मलकियत है उसके लिए भी आप शो करते हो। पोजेसिवनेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम्स काउ। अब ये किसकी, राम की जो है वो काउ है। तो अब क्योंकि ये काउ जो है ये राम की है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है देखिए ऊपर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मेन इसका यही होता है, अगर आपसे कोई पूछे या अक्सर टीचर्स भी अगर आपको बताए तो वो यही बताते हैं कि आप इसका इस्तेमाल किसी भी चीज की मलकियत के लिए करते हैं। अब जैसे काउज मिल्क है, तो काउ का मिल्क है क्योंकि, तो इसलिए देखिए ऊपर आप ये जो लगाते हो एक साइन एपोस्ट्रोफी का, तो ये जो है उसकी मलकियत को शो कर रहा है। उसके अलावा इसको जो है किसी चीज की रेपिटेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब मेरे पास ए जो है वो 3 बार लिखा हुआ है, तो शॉर्ट में मैं लिखूंगी 3 A's। अब ये जो कोमा है ये अपोस्ट्रोफी है और एस भी यहाँ पर ऐड होगा, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि एज काफी सारे हैं। और अच्छा, इसको प्लूरल में भी वैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि ए काफी सारे हैं और ये जो आपके पास है 3 टाइम्स है। अच्छा, एक डिफरेंस आपको थोड़ा सा बता दूं, एक सादा एस लगाते हो फिक्रे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्प से जैसे, ठीक है। देखें, अच्छा ये चीज याद रखिएगा, सिंपल जैसे मैं ए एस लिख दूं ये लिखने में, और ए के ऊपर अगर मैं ये अपोस्ट्रोफी का साइन लगाऊं और एस लिखने में, दोनों में फर्क है। ये हो गया सिंगुलर प्लूरल वाला और ये वो मलकियत वाला हो गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो ये अपोस्ट्रोफी ये बता रहा है कि कितने टाइम वो चीज रिपीट हो रही है। अब देखिए, चार मेरे पास 4 बारी है, तो ये 4 टाइम्स सिंपल उसकी तादाद हो गई। और 4 टाइम जो है, ये जो 4 है, क्योंकि 4 आ रहा है ना, और एस ये बता